आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेरणा आजीविका चैनल पर। कैसे हैं सभी लोग, बताइए। सभी अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। तो शुरू करें फिर आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मासिक प्रतिवेदन के बारे में। विशेषतः किसका? समूह का मासिक प्रतिवेदन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? MPR। M फॉर मंथली, P फॉर प्रोग्रेस और R फॉर रिपोर्ट। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बोलते हैं, या MPR कह लीजिए, या समूह का मासिक प्रतिवेदन कह लीजिए। ठीक है। आज जिस वीडियो में हम बात करेंगे वो हम विशेषतः किसके बारे में बात कर रहे हैं? समूह के मासिक प्रतिवेदन के बारे में। जो समूह अपना मासिक प्रतिवेदन तैयार करता है उसके बारे में। समूह अपना मासिक प्रतिवेदन तैयार करके किसको देता है? ग्राम संगठन को। इसी तरह एक मासिक प्रतिवेदन और होता है। किसका होता है वो? ग्राम संगठन का होता है। यानी कि ग्राम संगठन भी अपना मासिक प्रतिवेदन तैयार करता है। ठीक है। और वो किसको देता है? ग्राम संगठन अपना मासिक प्रतिवेदन वो CLF क्लस्टर को देता है। चलिए वो जानेंगे हम आगे डिटेल में। मासिक प्रतिवेदन के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है ये भी जानेंगे, इसके लाभ क्या है, इसको बनाने से लाभ क्या है। ठीक है। और कौन कौन सी पुस्तक की सहायता की जरूरत होती है इसको मासिक प्रतिवेदन को बनाने में। ठीक, ये लाभ भी जानेंगे। और किस किस स्तर पर बनाया जाता है, ये सारी चीजें, और कैसे कैसे बनाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मासिक प्रतिवेदन अगर समूह का अगर हम माहवार तैयार करते हैं तो इसके फायदे बहुत सारे हैं जी। अब सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है? मासिक प्रतिवेदन। ठीक, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं MPR। और पूरी फॉर्म क्या होती है अभी हम बात बताई भी थी। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, या हम कह सकते हैं मासिक प्रगति रिपोर्ट या विवरण। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? मंथली, मासिक मतलब माहवार, यानी हर महीने की। प्रगति मतलब हर महीने की प्रगति या विवरण देने वाली कोई रिपोर्ट को ही हम मासिक प्रतिवेदन या MPR कह देते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। ठीक है। ये तो हो गई एक शॉर्ट, इन 3 शब्दों से ही जो इसकी डेफिनेशन बन गई या परिभाषा जो बन गई, इन 3 शब्दों से ही पूरी बन गई। फिर भी अगर इसकी डिटेल में हम समझें तो क्या है? जिस रिपोर्ट में या जिस पुस्तक में, मासिक प्रतिवेदन को क्या कहते हैं? समूह की 7वीं पुस्तक भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यही होती है समूह की 7वीं पुस्तक जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या होती है? मासिक प्रतिवेदन। ठीक, यानी इसको कह सकते हैं कि जिस रिपोर्ट में या जिस पुस्तक में पूरे माह के, क्या पूरे माह यानी हर महीने, तभी तो मासिक है, पूरे माह के कामकाज का, और जो इस महीने में पूरे का लेन देन क्या क्या हुआ है, वो आय व्यय क्या हुआ, कितनी आय हुई इस महीने, कितना व्यय हुआ, या इस महीने का क्या लाभ हुआ या हानि हुई है, इस महीने में समूह को क्या लाभ हुआ या हानि हुई है, वो हम बात करते हैं। अगर ये समूह बना रहा है तो समूह का लाभ और हानि पता चल जाएगा। ग्राम संगठन अपने लिए तैयार कर रहा है तो ग्राम संगठन का अपना लाभ और हानि का विवरण या ब्यौरा होता है, उसे पता चल जाता है। ठीक है। यानी कि जिस रिपोर्ट या जिस पुस्तक में पूरे माह के कामकाज, लेन देन, आय व्यय एवं लाभ हानि का विवरण या ब्यौरा होता है, उसे ही मासिक प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में, कि इसको बनाने से क्या क्या लाभ होते हैं और इसको बनाने की जरूरत क्या होती है, क्यों बनाए। सबसे पहला लाभ क्या है कि मासिक कामकाज का पता चल जाता है हमें, कि इस महीने में क्या काम हुए हैं समूह के, उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट इससे पता चल जाती है। ठीक है। यानी और फिर दूसरा फायदा क्या है? हर महीने के आय और व्यय क्या पता चल जाता है, कि इस महीने हमारे समूह की कितनी आय हुई है या कितना व्यय हुआ है। अगर ग्राम संगठन तैयार करेगा तो उसको अपना पता चल जाएगा आय और व्यय का। ठीक है। तो हर महीने इसका आय व्यय का पता चल जाता है। फिर क्या होता है? हम कह सकते हैं हर महीने या माहवार या मासिक या हर महीने के लाभ हानि का भी पता चल जाता है। आय व्यय से पता चल गया तो हमें लाभ और हानि का भी पता चल जाएगा, कि इस महीने हमारे समूह को कितना लाभ हुआ या हमारा समूह इस महीने हानि में रहा। ठीक, उसके बाद में फिर क्या पता चलता है? सामाजिक कार्यों का पता चलता है, कि इस महीने में कोई सामाजिक गतिविधि या कोई सामाजिक कार्य हमारे समूह ने किया है या नहीं किया है। जो भी किया है उस चीज का हमें पता चलता है। अब देखते हैं कि मासिक प्रतिवेदन जब हम बनाते हैं, इसको हमेशा 2 प्रतिलिपि या 2 कॉपी में तो बनाना ही होता है। ठीक, कम से कम 2 प्रतिलिपि या 2 कॉपी आपको कम से कम बनानी है। किस लिए? कि एक जो समूह बनाएगा
प्रतिलिपि या मासिक प्रतिवेदन, चाहे उसको तो आप जो 2 कॉपी हैं एक एक करके बना लीजिए या कार्बन लगा करके बनाइए, लेकिन 2 प्रतिलिपि या 2 कॉपी बननी है। ठीक, किस लिए कि एक कॉपी तो होती है जो समूह अपने पास स्वयं या खुद रखेगा, आगे के हिसाब किताब के लिए अपने पास मेंटेन रखेगा उसको। ठीक है, अच्छे से। और जो दूसरी कॉपी है वो कहाँ जाएगी? हो जाएगी ग्राम संगठन के पास में जमा करेगा। यानी अपने जो महीने का हिसाब किताब है वो कहाँ जाएगा बन के? ग्राम संगठन के पास में। और जो एक कॉपी कहाँ पे रहती है? समूह के पास। जो फॉर्म है 2 पेज का होता है। जो फर्स्ट पेज है उसको देखें तो हम, ये है सामने, उस पर लिखा हुआ स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रतिवेदन, ये सब, इसमें बैठक, बचत विवरण, समूह का प्राप्त ऋण भुगतान, ये इस तरीके का होता है कुछ। ठीक है, इसको अभी हम पढ़ना सीखेंगे। अब इसका दूसरा पेज देखते हैं वो कैसा है। वो इस तरीके से है। ठीक है, इसमें सदस्यों का हिसाब किताब हमको लिखना है पूरा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह। चलिए बढ़, ये है हमारा क्या है, अब हम इसमें जो एम्पियर भर के देख रहे हैं वो जुलाई का देख रहे हैं। ये क्या है? पिछले महीने का है। ठीक है, जो है जून 2020 का है। यानी अगर हम जून महीने का मासिक प्रतिवेदन हम तैयार करेंगे तो ये बनाएंगे कब? ये जुलाई में बनाएंगे। यानी जून जब पूरी उसकी जो लास्ट तारीख है या दिनांक है जब खत्म हो जाएगी, तो अगले महीने के शुरुआत में, यानी जुलाई के शुरुआत में इसको बनाएंगे। यानी तभी तो पूरे महीने का हिसाब में लिख पाएंगे। ठीक है, जून का बनेगा जुलाई में, जुलाई का बनेगा अगस्त में, ठीक है, अगस्त का बनेगा सितंबर में। इस तरीके से जिस महीने का बनेगा वो उसका मासिक प्रतिवेदन हम उसके अगले महीने में उसका तैयार करते हैं। ठीक, जैसे ये महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद ही उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पे देखते हैं समूह का नाम। ये तो बेसिक डिटेल है, आप भर सकते हैं। ये हमारे जून का है। ठीक, इसमें देखते हैं कि हमारे पिछले जून तक क्या हो गया था। जून तक हमारी, यहाँ पे गौर दीजिए, तब हम आगे जुलाई का भरना सीखेंगे। जून तक हमने देखा है कि 50 बैठक हो गई है और 5,990 रुपए की कुल बचत जमा हुई है। ठीक है, और उपस्थिति संख्या 542 हो गई है। यानी कि हमारे, और यहाँ पे देखिए इसको गौर से प्रतिशत में भी लिखा हुआ दिखाया है कि 90%, यानी 90.33% की हमारी उपस्थिति रही है। ठीक है, इसको आप अपना अलग से लिख भी सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें संख्या पूछी है, उपस्थिति संख्या 542 है। इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारे समूह का जो उपस्थिति का परसेंटेज क्या है, किस दर से मतलब हमारे आगे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये उपस्थिति बहुत आगे महत्व तो रखती है। कभी भी CCL लोन वगैरह कुछ भी कराएं तो हर चीज़ में उपस्थिति का बड़ा महत्व है कि कितने सदस्य हमारे हर मीटिंग में आते हैं, उसका फर्क बहुत पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जुलाई का। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जुलाई का MPR हम भर रहे हैं। यानी कि जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त शुरू हो गया है और हमने अब जुलाई 2020 का MPR यहाँ पर भर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है ऊपर जो दी हुई है, ये तो है बेसिक डिटेल, ये आप खुद भर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, समूह का नाम, गांव का नाम, ग्राम संगठन का नाम, ब्लॉक का नाम, समूह गठन का दिनांक, सदस्यों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर कितने हैं, और बैंक शाखा, उसकी बैंक खाता, और बैठकों की संख्या। यानी कि जुलाई महीने में कितनी बैठक हो गई थी? 54 बैठक हो गई थी। ठीक है, बैठकों की संख्या कितनी हो गई थी? 54 हो चुकी है। और पुस्तक संचालक का नाम यानी बुक कीपर का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं इस टेबल की, 11 नंबर जो पॉइंट है, इसमें क्या लिखना? बैठक, बचत और उपस्थिति का विवरण। यानी इस टेबल में हमें किसकी जानकारी देनी है? हमें बैठकों की संख्या, कुल बचत कितनी होगी, उपस्थिति संख्या। इसमें पहले ही डिटेल क्या पूछिए? पिछले माह तक। यानी अगर हम जुलाई का कर रहे हैं तो इसका पिछला माह कौन सा हो जाएगा? जून हो जाएगा। जनवरी का कर रहे होते तो उसका पिछला माह कौन सा हो जाता है? दिसंबर हो जाता है। ठीक है, मार्च का कर रहे होते तो फरवरी। ठीक है, और अप्रैल कर रहे होते तो यहाँ मार्च। यानी इससे पिछले माह का जो है हमें ब्यौरा यहाँ पर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या देना? बैठकों की संख्या। यानी पिछले महीने तक कितनी बैठक हो गई थी? 50। इस महीने में कितनी हुई हैं? 4। किसी किसी महीने में हो सकता है आपकी 5 बैठक हो। ठीक है, वैसे ज्यादातर 4 ही होंगी। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने में 5 बैठक भी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब कुल कितनी हो गई? 54। अगर इसको हम देखना है तो यहाँ पर अगर हम अपना कौन सा देखेंगे, 50 पिछले महीने तक की बैठक थी, वैसे 4 इस महीने हो गई, कुल कितनी हो गई? 54 बैठक। ठीक है,
अगर इसको हम देखें तो सामान्य खाता वही में हम देखते हैं, यहाँ पे हम बैठक लिख रहे हैं हफ्ते की। तो देखिए जुलाई में कितनी हुई है, 1 2 3 4, देखो 7वां महीना 5 7 12 3 4 बैठक हुई थी। और जून तक कितनी हो गई थी 50, और जुलाई तक कितनी हो गई 54। यही चीज हम यहाँ पर भी कहाँ पर एमपीआर में अपना लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गई 54। अब क्या हुआ था, कुल बचत कितनी थी पिछले महीने तक 5,990। इसको हम पुराने एमपीआर से भी देख सकते हैं, पिछले महीने में कितनी बचत थी लास्ट 5,990। तो पिछले महीने तक कुल कितनी थी 590, 5,990। तो अभी कितनी आ गई 5,990। या फिर हम इसको कहाँ से देख सकते हैं, पिछला एमपीआर हो सकते हैं, या पहली बार बना रहे हैं एमपीआर तो हमें ये कहाँ से मिल सकती है, बचत से। यानी कि हम इसको अपने जो सामान्य खाता बही है उसमें सदस्य द्वारा बचत होगी उसमें भी इसको देख सकते हैं। यानी जून तक का, यानी 6वें महीने तक की बचत कितनी है हमारी, देखो 5,990 रुपए है, ठीक। तो ये हमें वहां से भी पता चल जाएगी। तो अब इसको हम लिख देते हैं कि जून तक तो हमारी 5,990 है। चलिए ये लिख दी हमने 5,990। इस माह में कितनी हुई है, इस माह में 490 हुई। यानी 4 मीटिंग थी और 10-10 रुपए से 12 सदस्य थे, तो सप्ताह के 120 और 4 मीटिंग के 480 होने चाहिए थे, लेकिन 490 क्यों हुए, देखते हैं। इसको भी हम कहाँ पे देखेंगे, इस माह का हम कहाँ पे देखेंगे, अभी इस माह का तो हमें सामान्य खाता बही में जो हमने बचत का खाता बनाया हुआ है, अकाउंट बनाया है, उसी में जाकर देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितनी जमा हुई, देखो अच्छा 51वीं बैठक में, इससे पहले देखो 110 रुपए जमा हुए थे पिछली बार। कोई सदस्य आया नहीं होगा, उन्होंने अपनी बचत अगले बैठक में जमा कर ली है, तो इसीलिए वो 10 रुपए बढ़ के आ रहे हैं। तो अगर देखते हैं देखो 51 में 130, 52 में 120, 53 में 120, 54 में 120, यानी कि इन चारों में कितना हुआ है टोटल, 120, 120, 120, 360 और 130, यानी 490 रुपए हमारे इस महीने में जमा हुए। यानी जुलाई में कितने हुए हैं 490, पता चल गया कहाँ से, सामान्य खाता वही से ही, ठीक है। सामान्य खाता वही के कौन से मद में हमने देखा है इसको, सदस्य द्वारा बचत में, ठीक है। चलिए ये भी हमें पता चल गया 490। तो अब कुल कितने हो गए 6,480। अब ठीक है, इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना हो तो हम इसको बचत में यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जुलाई के अंत में हमारी सबसे, जुलाई के मंथ की लास्ट तारीख बैठक ये हुई थी, जुलाई के अंत में हमारी कितनी है 6,480 हमारी क्या है बचत हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, उपस्थिति संख्या देखते हैं। पिछले माह तक उपस्थिति कितनी थी, पुरानी एमपीआर में भी देख सकते हैं 542 थी हमारी, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे लिख ली 542, ठीक है। इसको परसेंटेज भी निकाल लिया 90.33%। हमें पता चल रहा है कि हमारे 90% सदस्य जो हैं वह उपस्थित में या बैठक में हिस्सा लेते हैं। इस महीने क्या हुआ, 4 बैठक थी, 12 लोगों को, 48 लोगों को ही आना चाहिए था, तभी 100% मानी जाती, ठीक है। लेकिन एक सदस्य एक बैठक में नहीं आए, बाकी बैठकों में सभी सदस्य आए, तो यानी कुल 47 सदस्य, 48 होने चाहिए थे 4 बैठक में, तो एक सदस्य एक बार नहीं आए हैं, तो कितने रह गए 47 सदस्य। हम मानते हैं कि इस जुलाई मंथ में 47 लोग ही अटेंड किए बैठक, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 542 और 47, तो अब इस महीने के अंत में जो है उपस्थिति कितनी हो जाएगी 589, यानी 589, ठीक। चलिए अब यहाँ पे वैसे तो उपस्थिति संख्या पूछिए, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, उपस्थिति संख्या पूछिए तो आप इस तरीके से उपस्थिति संख्या लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इनके साथ में इतने परसेंटेज भी लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारा समूह का जो उपस्थिति विवरण है कैसा है, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए मैं हल्का आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, फ्री है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्रतिशत का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको ब्याज, उपस्थिति का परसेंटेज, लाभ का या किसी भी चीज का प्रतिशत हमें अगर निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसको यहीं पे ही समझ लें कि कैसे निकालते हैं तो थोड़ा इधर देखेंगे कि हम यहाँ पे बात करें 50 बैठक, इसका प्रतिशत निकालें तो कैसे निकालेंगे। 50 पिछले माह तक कितनी बैठक हो गई थी 50, सदस्य कितने थे 12, तो कितने बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कुल कितनी होनी चाहिए थी 600 होनी चाहिए।
अब हुआ क्या, यहाँ पे 600 होने चाहिए थे, लेकिन अटेंड कितनों ने किया, 542 ने। तो यानी 542 में अगर हम 600 का भाग दें और गुणा कितने का कर दें, 100 का, तो हमारा ये प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि हमारी इतने प्रतिशत उपस्थिति ये आ गई। इसी तरीके से इसकी कैसे निकल के आएगी, इसकी ऐसे निकल के आएगी। 4 बैठक तो ये हो गई, यानी हमारी इसमें कितनी हो जाएगी, 50 की जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और 12 सदस्य हो गए, तो 12 चौक 48 होते हैं, 48, और हैं कितने, 47, यानी 47 में हम 48 का भाग दे दें और 100 से गुणा कर दें, तो इसका प्रतिशत 97.92, 97.92 ये आ गया, इसका प्रतिशत निकल आया। ठीक है, 48 कैसे आया, यानी 4 बैठक थी हमारी और उसमें हमने क्या किया, 12 सदस्य की, देखो 48 आ गए, तो इसी 48 का हमने भाग दे दिया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब कितनी बैठक हो गई हमारी, 54 बैठक में हमारे कितने सदस्य होने चाहिए थे, अगर 12 से करें तो 54 गुणा 12 करेंगे तो कितने, 648 हमारी सभी सदस्यों की संख्या कुल होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 589, यानी 589 में 589 में अगर हम 648 का भाग दें और 100 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 90.90%। देखिए पहले पिछले महीने तक हमारी, अब यहाँ पे एक चीज है, ये तो हमने निकाल लिया, इससे हमें क्या पता चला, इस प्रतिशत से वैसे अंदाजा नहीं लग पाता, बिना प्रतिशत के, प्रतिशत से हमें अंदाजा लग गया कि पहले पिछले महीने तक हमारा प्रतिशत कितना था उपस्थिति का, 90.33 था। इस महीने बढ़ा, तो अब मिलके कितना बढ़ गया हमारा, इस महीने तक ये क्या हो गया, अब इस महीने तक 90.90 हो गया, यानी हमारी उपस्थिति में कुछ सुधार हुआ है, यानी 90.33 से अब कितना हो गया, 90.90। ठीक है, तो इतना हमें सुधार हो गया है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो किसी भी हालत में हमारे समूह का, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी हालत में हमारे जो समूह का उपस्थिति है उसको आप लोग मतलब 90% से कम मत जाने दिए। अगर समूह के सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं या बैठक में भाग नहीं लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और सभी सदस्य भाग लेते हैं बैठक में तो ये प्रतिशत अपने आप सुधरता जाएगा, और जितना बैठक सदस्य जो बैठक में भाग लेंगे उतना ही समूह अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए तो कोशिश करिए ये ज्यादा रहे, जितना ज्यादा रहेंगे प्रतिशत उतना हाँ समूह को अच्छा माना जाएगा, और कभी CCL लोन वगैरह या कुछ भी कराने में ये बहुत सहायक रहती है उपस्थिति प्रतिशत। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट क्या है इसका, 12वें नंबर पे या अगली टेबल कह लीजिए, इसमें क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस चीज के बारे में बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है समूह को प्राप्त ऋण और ऋण भुगतान का विवरण जो है इस टेबल से हमें प्राप्त पता चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या डिटेल भरेंगे, इसमें हम डिटेल भरेंगे, तो इस टेबल में हम क्या डिटेल भर रहे हैं, इस टेबल में हम भरेंगे समूह को जो ऋण प्राप्त हो रहा है और कहां कहां पे वो उसको कैसे कैसे भुगतान किया, यानी इस महीने में अगर उसको कोई ऋण मिला हो या उसने कहीं पे भुगतान किया है उसकी जानकारी, उसका ब्यौरा किसमें देना है, इस 12 नंबर वाली ये जो टेबल बनी हुई है इसमें देना है। ठीक है, अगर हम समूह स्तर पर बात करें तो समूह को ऋण कहां से मिल सकता है, या तो आपको पता है 3 तरीके के ऋण ज्यादातर हम बात करते हैं, हमारे आपने पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो देख लीजिए, या तो ग्राम संगठन से उसको मिल सकता है समूह को, या बैंक से मिल सकता है, या अन्य किसी सोर्स से मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम यह मानते हैं कि अभी हमारा जो है बैंक से कोई लोन नहीं है और हम ग्राम संगठन से लिया है। ठीक है, तो इनके ग्राम संगठन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, संस्था का नाम इनकी ग्राम संगठन से लिया है, यानी ग्राम संगठन से कम मिल जाएगा, जो CIF की राशि है 1,10,000 वो तो है ही है, प्लस आगे भी जब भी हम लेन देन ग्राम संगठन से करेंगे कभी भी मांग करते हैं जितनी राशि की वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उनके ग्राम संगठन का नाम आ गया, फिर क्या है यहाँ पे उसकी संस्था का नाम आ गया। ठीक, उसके बाद में अगर बैंक से लेते तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाता कि बैंक से है। फिर क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है, प्रारंभिक ऋण शेष, यानी कि इस महीने के शुरुआत में कितना बकाया था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम कहाँ से देखेंगे, इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो थी 7, इस जुलाई का बना रहे तो यानी 7 से पहले जून में कितना बकाया, पेंसिल 70,000 बकाया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे
लिख देंगे, ठीक, 70,000, ठीक है। या ये इसको हम पिछले एमपीआर से भी देख सकते हैं, जैसे ये देखा था ऐसे पिछले एमपीआर, यानी कि ये जो बचा हुआ है ये अगले महीने के एमपीआर का क्या बन जाएगा, प्रारंभिक ऋण शेष बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये लिख गया। अब इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या है, माह में ऋण वापसी यदि पिछला बकाया हो तो उसको जोड़कर, यानी इसमें क्या लिखना है हमें, इसमें इसकी मांग के बारे में लिखना है, यानी कि हमारी मांग कितनी थी। यानी इस महीने में चलो हमने ग्राम संगठन में किसको किस्त बना रखी है, हमने 15,000 रुपये हर महीने देने हैं, और 70,000 पर ब्याज कितनी जमा करनी है, ग्राम संगठन को मानते हैं 700 रुपये, उसको ब्याज देनी है, 15,000 की किस्त है, इतना तो देना है। अगर इस पर मान के चलो एक आध किस्त हम जमा नहीं करते तो वो यहाँ पर जुड़ जाती, अगर कोई बकाया किस्त छूटी हुई है वो भी इसमें जुड़कर लिख देते, ठीक है। लेकिन हमारा पिछला तो कोई बकाया है नहीं, इस महीने की किस्त है 15,000 और 700 ब्याज, ठीक है। ये तो हो गई मांग। बट इस महीने में किया क्या है हमने, इस महीने में हम देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, माह में जमा की गई कुल ऋण राशि, यानी इस महीने में हमने जमा कितनी की, ये क्या था, ये तो मांग हो गई कि इतनी तो हमें जमा करनी ही करनी थी, प्लस पिछले महीने की कोई बाकी रह गई थी तो वो भी, यानी ये तो हमारी मांग थी हमारे ऊपर। उसके बाद में ये एक्चुअल में हमने जमा किया, यानी ये कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, या इसके बराबर जितनी मांग थी उतना हम जमा कर सकते थे। तो इसको चेक करते हैं। तो हम देखते हैं सामान्य खाता वही के ग्राम संगठन वाले अकाउंट में हमने देखा है कि इसमें हमने 40,000 रुपये जुलाई में, अब हम क्या देख रहे हैं, जुलाई में की बैठक में ग्राम संगठन में हमने क्या किया, 40,000 रुपये जमा कर दिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40,000 हमने जमा, 15,000 की थी लेकिन हमने एक्स्ट्रा जमा कर दी, हमारे पास पैसे थे तो 40,000, और ब्याज जितनी 700 थी पूरी की पूरी जमा कर दी, ठीक है। अब बकाया के क्या रह जाएगा और 40,000 हमने जमा कर दिए 70,000 में से, तो 30,000 तो ये हो गए, ठीक है। अब क्या है, अगले महीने के लिए बकाया क्या रह जाएगा, यानी कि अब जो अग्नि क्या रह जाएगी, अब किस्त, ये तो पूरी किस्त आ गई, यानी अब इसमें क्या होगा, हाँ, अगले महीने में बकाया क्या रह जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा गलत है, इसको सही कर देते हैं कि हमने क्योंकि 15,000 तो 15,000 उससे ज़्यादा ही जमा किए हैं, ब्याज भी पूरी जमा कर दी, तो ब्याज भी, यानी बकाया इस महीने में से तो कुछ बकाया नहीं बचा है, ठीक है कि नहीं। अगर हम ये नहीं जमा करते तो ये क्या हो जाता, बकाया में चला जाता और अगली बार ये जुड़ के आता है, ठीक है। अब क्या, कितना शेष ऋण रह गया, 30,000, यानी बकाया तो हमारा इस महीने कुछ नहीं बचा, ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा ही हमने पेमेंट कर दिया है। अगर नहीं करते तो फिर यहाँ पर बकाया लिख देते, अगर हम यहाँ पे मान के चलिए 700 रुपये ब्याज तो कर देते तो ब्याज तो बकाया नहीं बचता, और 15,000 की किस्त जमा नहीं करते तो 15,000 हमारे यहाँ पर बकाया रह जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो बकाया नहीं रहा। अब हम एक केस और मानते हैं, ये तो सिंपल हो गया। अब दूसरे पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर बैंक से लोन होता तो यहाँ बैंक का नाम आ जाता, अगर इसी महीने पहली बार लिए तो यहाँ हो जाता, अगर पहली बार लिए तो यहाँ पे क्या होगा, बकाया तो कुछ पिछले महीने का होगा नहीं, ये खाली हो जाता, इस महीने में मांग भी कुछ नहीं आती और सीधे बकाया यहाँ पे शेष ऋण चला जाता, यहाँ पर पूरा का पूरा उठ के आ जाता, वो भी समझते हैं, ठीक है। अब इस केस में एक चीज और करते हैं कि हमने यहाँ पर 40,000 की मान के चलते हैं, कभी कभी ऐसा केस भी हो जाता है, हमने 40,000 की अपनी किस्त तो यहाँ पर पैसा जमा भी किया, लेकिन या अपनी किस्त 15,000 की 15,000 हम यहाँ पर जमा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे हमें क्या होता है कि हमारे और भी ग्राम संगठन से पैसे लेने थे, मान के चले हमें और पैसों की जरूरत है और हमने कोई पैसे और भी लेने, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, तो ये तो पुराना हिसाब किताब यहीं पे लिख देंगे। अगर नया ऋण हमने ग्राम संगठन से ही, अगर पहले में तो पुराना सा हो गया और ग्राम संगठन से ही नया ऋण हमने अगर लिया है तो उसको कहाँ पे लिख देंगे, उसके नीचे ही कॉलम पे लिख देंगे, ठीक है। कैसे, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे कि हमने इस बैठक में अपना पुराना तो कुछ चुकाया लेकिन हमें कुछ और पैसों की जब उससे जरूरत थी, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं कि महिला प्रेरणा ग्राम संगठन है, 60,000 रुपए का हमें नया ऋण और हमने उनसे लिया है, यानी पिछला बकाया कुछ नहीं था, इस माह की मांग इस माह में जमा किया कुछ नहीं था, बकाया कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेष ऋण 60 हो जाएगा क्योंकि ये हमने इसी महीने ले लिया है। अगले महीने से क्या होगा, ये 60,000 और ये 30,000, 90,000 प्रारंभिक ऋण शेष बन के उसकी किस्तें बन के यहाँ पर एक ही बार में उसका हिसाब किताब लिखना शुरू हो जाएगा हर महीने से,
ठीक है, ये दोनों जुड़ के प्रारंभिक ऋण शेष बन जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए ये तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही हमने जमा भी किया है और उसी दिन पैसा भी लिया है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ये एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, अगर मान के चलो ये दोनों भी हो गए और बैंक से भी लिया तो उसको नीचे यहाँ पर बैंक की डिटेल भी इसी तरीके से बना देंगे जिस तरीके से ये ग्राम संगठन का बनाया है। चलिए अब बात करते हैं समूह के आय और व्यय का विवरण, जो 13वें नंबर पॉइंट पर है, या ये इस टेबल की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या बता रही है, समूह का इस महीने कितनी आय हुई है या कितना व्यय हुआ, यानी कितनी आमदनी हुई है या कितना खर्चा हुआ है, वो इस टेबल में, यानी इस महीने का पूरा हिसाब किताब इस टेबल से हमें पता चल जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे भरते हैं। देखिए अब इस साइड में क्या लिखा हुआ है, आय विवरण, और इस साइड में क्या है, टेबल के व्यय विवरण, यानी इस साइड में इस वाली टेबल में हमें किसका हिसाब किताब देना है, इसमें हमें आय का, और इस वाले में किसका देना है, इसमें हमको देना है व्यय का हिसाब किताब। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगर हम समूह के आय की बात करें कि कहाँ से हमारी आय होती है, तो कौन कौन से सोर्स होते हैं, वो ये है मुख्यतः। इसको हम वैसे सीसीएल के अपने फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, सीसीएल के फॉर्म का हमारा वीडियो पुराना पड़ा है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से हमारे आय के सोर्स हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो सीसीएल का वीडियो अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए इसको समझने से पहले मैं फिर आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप में से अगर किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब कर दें। आपको तो बेनिफिट है ही है, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपका आएगा तो आपको वीडियो के बारे में, नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप तक हम जो वीडियो बना रहे हैं इतनी मेहनत के साथ में, वो आप तक सही समय से पहुंच जा रहा है। ठीक है, साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है इसमें और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जितने लाइक्स होते हैं हमें भी अच्छा लगता है कि जो हमने बनाया था हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई और आप लोगों को अच्छा लगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर हम आय की बात करें, आय की, तो हमारे ये क्या है, मुख्यतः ये 4-5 सोर्स हैं। कौन सा है, पहला क्या है, हमारे समूह की आय कहाँ से हो सकती है कि जो सदस्यों को हम ऋण देते हैं उस पर जो हमें ब्याज मिलती है, सदस्यों पर ऋण पर ब्याज प्राप्त होती है, वो क्या हो गई, समूह की आय हो गई। यानी इस महीने में कुल हमारी कितनी ब्याज मिली है सदस्यों पर से जो ऋण दिया गया था, वो हमारे इस महीने की समूह की आय होगी। कितना है, मान के चलिए यहाँ पर 4840 है। ये कहाँ से पता चलेगा, इसको भी हम कहाँ पे देखेंगे, हमें पता चलेगा सामान्य खाता वही के जो मद हमने बनाया था सामान्य खाता वही में सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति। ठीक है, उसको देखेंगे, सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति देखते हैं। जुलाई में कितने हैं, ये 4 बैठक हुई है जुलाई की, यानी इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4840 रुपए। तो यही हमें पता चल गया कि जुलाई में हमें सदस्यों से ब्याज कितनी मिली है, 4840 की। ठीक है, अब देखते हैं कि दंड प्राप्ति कितनी हुई है। इसी प्रकार से हम दंड वाले कॉलम में देख लेंगे कि हमको सदस्यों से अगर कोई दंड लगाया है तो जुलाई के महीने में, यानी जिस महीने का मरा है उस महीने में कुल कितना दंड मिला है, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ये भी कहाँ पे पता चल जाएगा आपको, सामान्य खाता वही, फिर से सामान्य खाता वही के जो दंड प्राप्ति वाला मद है उसमें हमको इस महीने की पूरी जानकारी। फिर अगला हमारी आय कहाँ से हो सकती है, समूह की, बैंक से अगर कोई ब्याज मिली हो हमें, यानी हमारा बैंक में कुछ पैसा पड़ा है समूह का बैंक के खाते में, तो उस पर भी कुछ ब्याज मिली हो। तो अब जैसे ये जुलाई का हम बना रहे हैं तो क्या होता है, बैंक अक्सर करके 3-3 महीने पर ही ब्याज देती है। तो पहली ब्याज कब आई होगी, अप्रैल मई और जून के पहले 3 महीने की ब्याज जुलाई में आई होगी। ठीक है, तो हम मानते हैं ये 189 है। हो सकता है अगले महीने में बैंक से हमें नाम ले। ठीक है, तो हर 3 महीने में होगी, जब भी मिलेगी हम पासबुक में देखेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा कहीं और से अन्य आय हुई हो समूह की, अगर कहीं और से कमाई हुई है
समूह की, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो 3-4 सोर्स हो गए कि यहाँ से हमारा पैसा समूह के पास में आ रहा है आमदनी के रूप में। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या इसके व्यय विवरण के बारे में जानते हैं कि इसका इस महीने में कहाँ कहाँ पे इसने खर्चा किया है पूरे महीने में, यानी जिस महीने का एमपीआर बना रहे हैं, यानी कि जुलाई का हम एमपीआर बना रहे हैं अभी, तो जुलाई का खर्चा हम देखेंगे। ये सब कहाँ से डिटेल हमें पता चल जाएंगी, ये सभी जानकारी आपको कहाँ पे सामान्य खाता बही में अलग अलग मद बनाए होंगे, वहां पे अपनी हर बैठक में इनकी एंट्री की होगी, वहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर सामान्य खाता बही के अलग अलग मद बनाना नहीं आता है तो आप सीखिए, उसमें हमारे पुराने रिकॉर्डेड वीडियो हैं, उसमें बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कैसे लिखते हैं उन सभी को देखिए अच्छे से। और अगर आप उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने वीडियो में बताया है, उसी हिसाब से अगर आप सामान्य खाता बही या कोई भी किताब उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, तो आपको कभी भी अलग से कोई मेहनत या कोई भी समय नहीं लगेगा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो एक बार जरूर देखिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बुक कीपर मानदेय के बारे में भुगतान, ये भी कहा है सामान्य खाता बही में हमारा जो बुक कीपर को जो मानदेय का भुगतान करते हैं उसका मद होगा, उसमें देखेंगे इस महीने में हमने जुलाई में 100 रुपए का उनको भुगतान किया। ठीक, यात्रा खर्चा कितना किया, यात्रा पर इस महीने में 95 रुपए का खर्चा हुआ है। स्टेशनरी पर देखते हैं 32 रुपए का खर्चा हुआ है। फिर अब क्या हुआ, ग्राम संगठन को हमने ब्याज भी तो दी है, देखिए हमने देखा था यहाँ पे 700 रुपए की ब्याज, तो ये क्या हुआ था, ग्राम संगठन को ब्याज हमने जमा करी। जो सदस्यों से हम ब्याज ले रहे हैं वो तो हमारी आमदनी है, लेकिन हम ग्राम संगठन को जो ब्याज दे रहे हैं वो क्या है, हमारा खर्चा है। ठीक है, या व्यय है। तो ग्राम संगठन को हमने कितनी ब्याज दे दी, 700 रुपए। ठीक, और अन्य खर्चा कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर कोई और अन्य खर्चा हुआ होता तो यहाँ पे लिख देते, हम मान के चलते कोई और अन्य खर्चा अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ा आय का, तो कितना हुआ, 5099। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 5099 हो गया कुल। अब क्या किया हमने, इनको जोड़ा, इनको जोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गए हमारे 965 रुपए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हैं, हानि, हानि कब आएगी, अगर व्यय हमारा यानी कि हमारा खर्चा अधिक हो जाता किससे, आमदनी से और आय से, तो हमें हानि होती, तो हम यहाँ पे लिखते। कब लिखते हानि को, अगर व्यय अधिक हो, तो व्यय अधिक है तो हमारी हानि होगी और उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, व्यय में से हमारी आमदनी घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारी हानि हो जाएगी। ठीक, ये निकल आई। लाभ कब लिखते हैं, लाभ हम तभी लिखते हैं अगर आय अधिक है, तो किससे, आय किससे अधिक है, व्यय से। अगर हमारा ये आय हमारी अधिक है व्यय से, तो हमारा लाभ होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया इतना। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारी आमदनी कितनी है, 5099, और इनका अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना बैठा है इनका, 965 रुपए। देखिए यहाँ पे, यानी आमदनी हमारी कितनी है, 5099, और खर्चा कितना है हमारा, 965, यानी हमारा क्या है, आय अधिक है। आय अधिक है तो क्या होगा, हमारे लाभ होगा, लाभ होगा तो लिखेंगे यहाँ पर। अब पता कैसे चलेगा लाभ कितना हुआ, वो ऐसे निकाल लेंगे कि हम क्या करेंगे, आमदनी में से अपना खर्चा घटा देंगे, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, 4134 रुपए, क्या हो गया हमारा लाभ, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, आगे समझ में लाभ कैसे निकला, इसी तरीके से। अगर इसका उल्टा हो जाता हानि, अगर व्यय ज्यादा हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, हानि हो जाती। वो कैसे निकालते, फिर क्या कहते, व्यय में से उल्टा हम क्या घटा देते, आमदनी घटा देते, तो हमारा क्या निकल के आ जाता, हानि हो जाती। ठीक है, पता चल जाता। तो इस तरीके से इनको हम निकाल लेंगे। ठीक, यानी कि अब एक चीज यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, इस पूरे महीने में गौर करने वाली बात क्या है कि हमने आय निकाली, फिर हमने क्या निकाला, व्यय निकाल लिया, फिर हम देख रहे हैं कि इस महीने में देखें तो हमारे समूह को कितना लाभ हुआ है, 4134 रुपए का लाभ इस महीने में ही हुआ है। ठीक है, समूह जब नया होता है तब लाभ कम होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसका क्या होता है, उसका लाभ बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि सदस्यों पर जो ऋण देते हैं उसकी ब्याज प्राप्ति भी बड़ी होती चली जाती है, ज्यादा ऋण भी होने लगता है, पुराने टाइम पे ब्याज भी ज्यादा आने मिलती है। ठीक है, और फिर क्या धीमे धीमे खर्चे इतने क्या कहते हैं, खर्चे तो खैर रेगुलर ही हैं जो अपने चलते रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो है लाभ
बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समूह हमारा पुराना होता जाएगा लाभ बढ़ता जाएगा। चलिए हो सकता है किसी महीने हम ज़्यादा खर्चा कर दें, कोई अन्य खर्चा हमने किया है, हो सकता है किसी महीने लाभ हमारा कम हो जाए, या हो सकता है उस महीने एक महीने के लिए हानि में भी चला जाए। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, अलग इशू है, वो डिपेंड करता है। बट ज़्यादातर आपका समूह लाभ में रहेगा अगर आप अच्छे से समूह चलाते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं, ये 13वां पॉइंट क्लियर हो गया, आय व्यय का विवरण। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर किसी को कोई परेशानी हो तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, या कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ दिक्कत लगे तो उस कमेंट में नीचे आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपका जो समझ में नहीं आया उसको पुनः दोबारा समझाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए, या कुछ और नया जानना चाहते हैं या नए वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं महीने के अंत में बैंक में कुल शेष राशि। ये कहाँ से पता चल जाएगा? ये हमने पासबुक अपडेट कराएंगे लास्ट में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जुलाई के अंत तक, किसमें, जिस महीने का एम्पियर तैयार कर रहे हैं उसमें लास्ट तारीख तक कितना बैलेंस है वो उसमें से देखकर यहाँ पे लिख देंगे। मानते हैं यहाँ पे 22,886 रुपये क्या है, अंतिम शेष है अपना बैंक में। ठीक है, जुलाई के लास्ट तक। एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा, जैसे इनका योग किया तो 5,099 हो गया। अब क्या करेंगे कि जी हमने जो 4,134 निकाला था लाभ, ये यहाँ पे लिख दिया, यानी अब हम इसका अगर करें योग यहाँ 100 रुपए से लेके लाभ तक का, तो ये देखो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो हमारा पता चल जाएगा कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है, या कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, जोड़ घटाव में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। अगर ये बराबर आ रहा है तो यानी कि हमारा हिसाब किताब हमने सही से लिखा है। ठीक, चलिए अब क्या है, यहाँ पे महीने के अंत में शेष राशि हाथ में कितनी हो जाती है यहाँ पे। अब हम देखते हैं बक्से की राशि कितनी थी जुलाई के अंत में, यानी लास्ट वाली बैठक में हम देखेंगे उसमें हमारा कितना बक्से की राशि थी या हाथ की कितनी राशि थी, वो यहाँ पर लिख देंगे। यानी अंतिम बैठक जो जिस महीने की एमपीआर की भरी गई है उसकी हमारी क्या बक्से की राशि ही महीने के अंत की शेष राशि मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 16वें पॉइंट पे क्या है। यहाँ पे क्या है, समूह में किए गए सामाजिक कार्यक्रमों का विवरण इसमें देना होता है, इसमें लिखना होता है कि इस महीने में हमने कौन कौन से सामाजिक कार्य किए हैं। तो जो भी कार्य किए हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं। फिर भी एक उदाहरण के तौर पर जैसे मान ले आपने मास्क बनाकर वितरण किया हो, अन्नदान आपने किया हो, तो इस तरीके के कोई भी सामाजिक कार्य किए हैं, सामाजिक गतिविधि की हैं जो समाज के हित के लिए किए गए कार्य हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बी के हैं पुस्तक संचालक है वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पर अपने पदाधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे। ये क्या हो गया, हमारा पहला पेज भर के तैयार है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका दूसरा साइड है पेज के या दूसरा अब ब्यौरा है वो भी भर के इसका देखते हैं। अब देखते हैं दूसरे पेज को क्या है, 17वां पॉइंट। इसमें क्या दिया है, सदस्यों को दिए गए ऋण और ऋण वापसी का विवरण हमें लिखना है। ठीक है, उधर तो समूह का था, इसमें क्या है, हमारे पूरे सदस्यों का इस महीने का पूरा हिसाब किताब क्या था उसका ब्यौरा हमें इस पेज पर देना है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे भरते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रम संख्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी सदस्यों के नाम लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक ऋण राशि रुपए, यानी अब हम इसमें क्या लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं कि इस महीने के शुरुआत में, जब ये महीना शुरू हुआ था, जिस महीने का हम ये एम्पियर बना रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे किस महीने का एम्पियर बना रहे हैं, यानी कि हम इस महीने किसका बना रहे हैं, जुलाई महीने के। हम किसकी डिटेल यहाँ पे देनी है कि हम जुलाई महीने का एम्पियर भर रहे हैं, तो जुलाई महीने की शुरुआत में हमारा कितना ऋण बचा हुआ था सदस्यवार, वो यहाँ पर डिटेल लिखना है। अगर हम जिस महीने को बनाएंगे उस महीने के शुरुआत में कितना ऋण था हर सदस्य पर बकाया, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। मान के चलते प्रेरणा जी पर 8,000 का बकाया था जुलाई इस महीने के शुरुआत में, आशा जी पर 4,000 का, किरण पर, इस तरीके से पूरी डिटेल इस महीने की शुरुआत में हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, 4 नंबर पर, 4 नंबर पे ये लिखा हुआ है बकाया एवं ब्याज, यानी कि ये तो प्रारंभिक ऋण शेष है। ठीक है,
अब क्या है कि अब इनसे कितना कितना बकाया है हमारा और कितनी ब्याज इस महीने हमने लेनी है। ठीक, यानी कि जो हमारी पिछली बैठक थी, यानी कोई और किस्त या ब्याज, यानी पिछली किस्त या ब्याज जिन्होंने जमा नहीं की है, अगर इन्होंने पिछली किस्त, इससे पिछली किस्त जो है जमा कर दी है और ब्याज भी पूरी जमा कर दी है तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मान के चलते ना उनके पास में कोई बकाया ब्याज नहीं था प्रेरणा जी के पास में, इन्होंने अपनी किस्त यहाँ पर जमा नहीं की थी, तो 1000 रुपए ये थे, 80 ये थे। ठीक है, अब क्या है, इस महीने की मांग की राशि कितनी थी? इस महीने की मांग की राशि हम मान के चलते हैं इनकी 2000 थी और ब्याज था 160 का, और इस महीने कितना था? 1000 की मांग इन पे किस्त थी, 80 ये था। ठीक है, अब इसी तरीके से इस महीने की पूरी जानकारी इसमें हम दे देंगे। ठीक है, इसको अलग से वो करते हैं, तो इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कितना, पिछली अगर कोई किस्त छूट गई है तो वो वाली यहाँ पर। अब ये क्या है, ये मांग है, यानी इस महीने में जुलाई में जो मांग है हमारी हर सदस्य पर, वो हमने इस पर लिख दी। मांग कैसे निकालते हैं ये भी हम बता चुके हैं अपनी पुरानी किताबों में, वहां से आप सीख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बकाया के साथ इस माह में कुल मांग, यानी इसमें कौन सी डिटेल भरनी है, इसमें हमें डिटेल भरनी है, किसकी डिटेल भरनी है कि पुराना और इस महीने के मिला के कुल कितना हो गया। ठीक है, देखिए पुराना इन पे नहीं था 2000, पुरानी किस्त कोई बकाया थी नहीं, इस महीने की किस्त 2000, तो पुराना तो कुछ नहीं था, इस महीने तो कुल कितना हो गया 2000। इनका देखते हैं, पुराना भी 1000 रुपए बकाया था, इस महीने का 1000 रुपए हो गया, तो किस्त इनसे हमें कितनी लेनी है 2000 की। इसी तरीके से इनका पुरानी ब्याज 80 की थी, इस महीने की ब्याज 80 है, तो 160 हो गई। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये पुरानी ब्याज भी अगर इन्होंने दे दी होती, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाता, पुरानी ब्याज हमारी 0 है, इस महीने की 80 है, तो ब्याज तो 80 है, लेकिन किस्त इन्होंने जमा नहीं की थी, तो 1000 किस्त के और 1000 ये, तो टोटल 2000 हो गए। ठीक है, तो ये हम मान के चलेंगे। ठीक, चलिए, तो ये इसको हम फिर कर दिया। इसी तरीके से इनका देख लेते हैं, 2000 इनका ये इस महीने की, और 2000 पिछली किस्त इनकी बकाया रह थी, या ज्यादा रह जाता पिछले का बकाया, तो जितना भी बकाया होता पिछला वो और इस महीने का मिला के कुल कितना हो जाता 4000। तो इस तरीके से इस महीने की कुल, यानी 4 और 5वें कॉलम का विवरण यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 के कॉलम का विवरण यहाँ पे लिख देंगे, यानी किस्त किस्त को जोड़ के किस्त में लिख देंगे, और ब्याज को जोड़ के किस्त में लिख देंगे, ब्याज में लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इसमें हर सदस्यवार इसकी डिटेल तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब बात करते हैं ये क्या है, माह की वापसी। इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारी इस महीने बकाया के साथ कुल मांग हो गई, यानी बकाया और इस महीने की मांग, तो हमारी कुल मांग तो इतनी होगी। अब इन्होंने जमा कितना किया इस महीने में, उसका ब्यौरा इस 7 नंबर वाले कॉलम में यहाँ पर आ रहा है। कहाँ पे, माह की वापसी। ठीक है, इसमें देखते हैं, इनसे हमें कुल कितना लेना था, 2000 लेना था, 2000 ही दे दिया है। ठीक है, और ब्याज 160 लेनी थी, 160 ही दे दी है। ठीक, अब क्या देखते हैं, यहाँ पे इनसे 2000 लेना था, 160 की ब्याज लेनी थी, लेकिन उन्होंने जमा कितना किया, वापसी कितना की, फिर उन्होंने 1000 ही जमा किया है और 80 ब्याज जमा की, जबकि 160 की जगह पे। इसी तरीके से इनका देखते हैं, 4000 इनसे लेना था, 160 की ब्याज, लेकिन इन्होंने क्या किया, 2000 लिया, 80 जमा की, बाकी ने अपना पूरा पूरा जमा कर दिया। ठीक है, तो ये तो इस कॉलम में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, बकाया। बकाया क्या है, 6 माइनस 7, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 माइनस 7, इसका मतलब है 6 कॉलम में से 7वां घटा देंगे तो बकाया रहेगा। बकाया का क्या मतलब है कि हमारी मांग तो इतनी थी कुल, और उन्होंने इस महीने में जमा कितना किया, अगर कम किया है तो कुछ ना कुछ बकाया रह गया होगा, तो जो भी बकाया रह गया है तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ज्यादा जमा कर देते हैं उससे तो कोई बात नहीं, बकाया कुछ नहीं बचेगा, बराबर ही जमा करते हैं सदस्य तो क्या होगा, बकाया कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर कम जमा करते हैं मांग से तो कुछ ना कुछ बकाया रह जाएगा। अब इन्हीं का देख लीजिए, यानी 6 में से 7, यानी कि हमने देखा 2000 लेने थे, 1000 जमाया हुआ, तो क्या बचा, 2 में से 1000 हमारा बकाया रह गया। इसी तरीके से इनकी ब्याज देखते हैं, 160 ब्याज लेनी थी,
80 जमा हुआ और 80 ब्याज रहेगी। अगर मान के चलो ये 80 की जगह अपनी पूरी जो है 160 रुपए की ब्याज जमा करा देते तो क्या हो जाता, इनकी ब्याज तो यानी 160 की ब्याज लेनी थी, 160 मिल गई, यानी ब्याज भी पूरी आती, सिर्फ क्या क्या रह जाता इनका, सिर्फ बकाया किस्त इनकी यहाँ पर रह जाती। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब इसी तरीके से इनसे था कि 2000 इन पे मांग 4000 हमें लेने थे, लेकिन इन्होंने कितने जमा करवाए इस महीने में 2000, तो 2000 क्या रह गए बकाया। 160 की ब्याज लेनी थी लेकिन इन्होंने जमा करवाई कितने की 80 की, तो बकाया कितने की रह गई 80। इन्होंने 160 की 160 जमा करवा दी तो 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम इसका पूरा विवरण लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी देखें कि इनके पास में, इसको देखते हैं जी का, इन पर 9500 था, 1000 का इनका पुराना बकाया रह गया था। ठीक है, चलो ब्याज भी इन पे कुछ लगा के पुराने हिसाब से इस हिसाब से रह गई। अब इन्होंने इतना जमा किया तो इनके पास में इतना बकाया रह गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि जुलाई के महीने में हमने अगर किसी को नया जो ऋण वितरण यानी पूरी चारों बैठकों में अगर किसी सदस्य को जुलाई में या जिस महीने का हम एम्पियर बना रहे हैं उस महीने में हमने कोई नया ऋण अगर दिया है तो उसकी डिटेल हम कहाँ लिख देंगे, इस 9वें कॉलम में लिख देंगे। यानी कि हमने देखा है सपना जी को ऋण 12,000 का दिया था और आकांक्षा जी को 20,000 का दिया था और तमन्ना जी को हम मानते हैं 2,000 का ऋण दिया था। ये भी कहाँ से पता चल जाएगा, ये भी हम सामान्य खाता वही से देख सकते हैं। तो आप पिछले महीने की चार मतलब जिस महीने का बना रहे हैं एम्पियर उनकी सभी बैठकों में देख सकते हैं किस किस में दिया गया, कितना दिया गया। ठीक है, इन सब की डिटेल वैसे अगर हम देखना चाहें तो कहाँ पे मिल जाएंगी, हम अपनी ऋण पुस्तिका में, जो हमारी ऋण पुस्तिका है उसमें हमको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो डिटेल बननी है ये वहां से भी हम लिख सकते हैं, या साथ के साथ यहाँ पर अगर हमें ये 3-4 चीज लिखेंगे तो ये 3-4 चीजें बाकी की अपने आप निकाल लेंगे। यानी 4-5 वहां से भी देख सकते हैं हम, यानी 3-4-5 हम वहां से देखेंगे, बाकी तो 6-7-8 यहाँ पे अपने आप निकल आएंगी। 9वां ऋण पुस्तिका में देख लेंगे। अब बात आती है 10वें की। ठीक है, 10वां भी यहीं से निकल आएगा। ठीक है, 10वां कैसे आ जाएगा, ऋण की शेष राशि, ये कैसे पता चलेगा अगर हम इसकी बात करें तो, अब इसको हम देखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर नहीं लिखा है फिर भी आप समझ लीजिए 3 + 9 - 7 यानी कि जो हमारा प्रारंभिक ऋण था 8,000। ठीक है, इनका अगर इनको कोई नया वितरण देते तो वो तो हो गया हमने इतना दे दिया, और -7 यानी, और इसमें से कुल कितना जमा कर दिया था, इतना जमा कर दिया। सही है, तो ये कितना निकल के आ जाता हमारा, कुल ऋण की शेष राशि हमारी निकल के आ जाती। सही है बात नहीं। अब जैसे इनके केस में देखें 8,000 इनका पुराना ही बकाया था, नया इनको कुछ दिया नहीं है, तो 8,000 में से, और अब क्या है साथ में देखते हैं 2,000 इन्होंने 8,000 में से भी 2,000 जमा कर दिया तो कितना रह गया है इनका 6,000 रुपये रह गए। इसी तरीके से इनका देखते हैं तो कैसे हो जाएगा, 4,000 इनका ये ऋण था और 1,000 रुपये इन्होंने ये जमा कर दिए, कितने रह गए 3,000, नया कुछ दिया नहीं है तो 3,000 ही हो गए। इसी तरीके से इनका देखते हैं 2,000 इनका शुरू में था, 2,000 इन्होंने जमा कर दिए, इस महीने कुछ दिया नहीं तो 2,000 में से 2,000 जमा कर दिए, कुछ ऋण बचा नहीं, बचा तो 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि जो सपना जी हैं वो क्या है, यहाँ पर उन पे 3500 का ऋण था। ठीक है, इन्होंने 3500 ही जमा कर दिया, यानी कि ये तो पुराना हो गया, और 12,000 का नया ले लिया तो कुल कितना बचा ऋण, 12,000 ही बच गया। ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं इनके पास में कुछ भी नहीं था पुराना ऋण, और इस महीने इन्होंने 20,000 का ऋण लिया तो 20,000 का ही पूरा आ गया, चुकाया भी नहीं। ठीक है, था ही नहीं तो चुकाएंगे कहां से। इसी तरीके से ये करना है। अब जैसे इनका देखें 7500 था, 1,500 चुका दिए यानी 6,000 रह गए, और 2,000 इस पर ले लिए तो 8,000 हो गए। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आगे समझ में, ये कॉलम निकलेगा। ये कॉलम अब निकलने के बाद में पूरी डिटेल जब हमारी तैयार हो जाएगी फिर क्या करेंगे, हम इसका योग कर देंगे। ठीक है, योग करके इसको नीचे लिख देंगे। तो कुल कितना हमारा बकाया था यहाँ पे लिख देंगे 51,300 रुपए का कुल हमारा सदस्यों का बटा हुआ था इस महीने के शुरुआत में, पता चल गया। यानी इस महीने में पिछले महीने में बकाया कितना रह गया था, 4,051 और 388 रुपए की ब्याज बकाया रह गई थी।
इस महीने की मांग कितनी थी? इस महीने में 14,100 रुपए लेने थे समूह को, और मिले कितने हैं? और 4,000 पुराने थे। कुल कितने हो गए? 18,100 रुपए इस महीने हमें लेने हैं। 388 पुराने महीने की ब्याज बकाया रह गई थी, 1,026 इस महीने की लेनी थी, और लेनी कितनी है? 1,414 रुपए की कुल ब्याज हमें लेनी थी। अब देखते हैं इस महीने में वापसी कितनी हुई। 18,100 की हमें कुल लेना था, और जमा कितना हुआ? 14,100। बकाया कितना रह गया? देखो यहाँ पे 4,000 फिर भी रह गया। 1414 की ब्याज कलेक्ट करनी थी, लेकिन मिल पाई हमें कितनी? 1,106 रुपए की ब्याज मिली। ब्याज भी कितनी रह गई बकाया? 308। इस महीने में से इतनी ब्याज हमारी बकाया रह गई समूह की। ठीक है, फिर देखते हैं नया वितरण इस महीने में कितना जमा हुआ है? 34,000 रुपए वितरण दिया है, मतलब सदस्यों को। ठीक है, ये भी पता चल गया इस महीने में। फिर इस महीने की शेष राशि, यानी अब ये महीना खत्म हुआ है तो हमारा कितना रह गया है? 71,200 रुपए का कुल जो है अब बकाया है। किस पर? सदस्यों पर। यानी इस महीने के अंत में जब ये महीना खत्म हुआ तो हमारा कितना ऋण बकाया है? 71,200 रुपए का। और यही क्या हो जाएगा? यही अगले महीने का क्या बन जाएगा? यही अगले महीने का बन जाएगा प्रारंभिक ऋण राशि के रूप में। अगले महीने में ये यहाँ पे लिख जाएगा। यही सेम टू सेम यहाँ से उठ के जब भी अगले महीने का एम्पियर बनाएंगे तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे, बाकी की चीजें फिर डिटेल फिलअप कर लेंगे। इसी तरीके से हर महीने अपना एम्पियर तैयार होता रहेगा। अब यहाँ से गौर करने वाली बात ये है, इसको बनाने से फायदा अब आपको भी दिख रहा होगा कि हमें पूरी डिटेल पता है कि इस महीना खत्म हुआ, कितना हमारा शुरू में ऋण बकाया था, लास्ट में कितना था, कितनी ब्याज हमें मिल गई, कितनी लेनी थी, कितनी महीने पे ब्याज मिली, कितना बकाया रह गया। यानी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप में एक पेज पर ही पूरे समूह की जानकारी इस पेज पर आ गई। तो अब आपको इसके महत्व के बारे में पता चल गया होगा कि एमपीआर कितना महत्वपूर्ण है हर समूह के लिए, कि उसकी जानकारी उसको समय से मिलती रहे। ठीक है, फिर क्या होगा? इनका योग करके कुल करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में क्या है? यहाँ पर बी के जो है अपने साइन कर देंगे, और यहाँ पर समूह के पदाधिकारी अपने साइन कर देंगे। तो ये तो हो गया अपना क्या? एमपीआर भरना हमने देख लिया दोनों पेज पर। ठीक, चलिए तो आज के वीडियो में तो इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये एमपीआर भरना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई समस्या हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, या कोई पॉइंट और आप जानना चाहते हैं, या इसके अलावा भी अलग से कोई वीडियो या जानकारी आप चाहते हैं उस पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, या कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं, तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में, चैनल के कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें। अब कई लोग भूल भी जाते हैं सब्सक्राइब करना वीडियो देखते देखते, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो लाइक करते रहें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।